वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ बूटाटी धाम के बारे में। मुझे इंस्पिरेशन मिली है कविराज ढोलिया जी के व्लॉग को देख करके। कविराज ढोलिया जी राजस्थान के एक ब्लॉगर हैं जो कि कवि भी हैं। जो लोग उनको फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, उनके नाम मात्र से ही लोग जानते हैं उनको। उन्होंने एक व्लॉग बनाया था अभी पिछले दिनों, शायद 2-4 दिन हो गए होंगे। उसमें उन्होंने बूटाटी धाम का विज़िट किया था। वो उनकी उस विज़िट में उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना मैं बताऊं एग्जैक्टली क्या मैंने देखा और क्या मेरे व्यूज़ हैं। एक्चुअली बूटाटी धाम जो है राजस्थान के नागौर ज़िले में है और लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मुझे भी जाने का एक मौका था, मैं जाके आई, मौका मिला मुझे। एक्चुअली जाने की कोई ऐसी बहुत तीव्र इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं जाके आई थी एक बार। और जो मेरा अनुभव है वो मैं इसमें थोड़ा सा साझा करूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाना चाहती इस वीडियो में। अगर आप डिटेल में पूछना चाहोगे तो मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। उसके बारे में मैं सिर्फ अपना अनुभव और अपनी विचारधारा बता रही हूँ। इसको कोई भी अदरवाइज़ ना ले। व्यक्ति विशेष को अपनी विचारधारा बनाने की आज़ादी है। उसने चीज़ों को देखा, उसका विश्लेषण किया और उसके आधार पे उसकी जो विचारधारा बनी वो व्यक्ति की भिन्न होती है। जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। तो इसके विषय में कोई भी से दूसरी तरह से ना ले, और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे विचारों से किसी को भी किसी भी तरीके की ठेस पहुँचे। तो अब बूटाटी धाम के बारे में बहुत से वीडियोस बने हैं, लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और मोस्टली वीडियोस में अक्सर यही सुना गया है कि बहुत एक ऐसी जगह है, चमत्कारिक जगह है जहाँ पे लकवे के जो भी पेशेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा इलाज होता है और वो एकदम क्योर हो जाते हैं। माफ़ी चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। और जो मैंने वहाँ पे देखा उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी हो रही है और बाकी सारा माइंड गेम है, साइकोलॉजी। अक्सर ये होता है कि पेशेंट जो बीमार होता है उसे ये लगता है कि वो वहाँ पहुँच जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और सच्चाई है ये। इससे उसको कहीं ना कहीं मनोबल मिलता है और वहाँ जाने के बाद में साइकोलॉजिकली उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसको नज़र आने लगते हैं। बहुत सी बीमारियों के विषय में होता है ये चीज़, और ये इसको मैं चमत्कार तो नहीं कहूँगी। दूसरी चीज़ है फिज़ियोथेरेपी। वहाँ पे मैं फिज़ियोथेरेपी इसलिए कहूँगी क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट्स गए हैं उनको फिज़ियोथेरेपी ही कराई जा रही है एक तरह से। भाई वहाँ पे मंदिर में जाने के बाद में पेशेंट को वो लोग आपको कहेंगे कि भाई इस पेशेंट को आप फ्री छोड़ दीजिए, और वहाँ पे मंदिर परिसर में जो मुख्य मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए रेलिंग लगाई गई हैं, स्टेयर्स हैं। तो उस रेलिंग के थ्रू उन स्टेयर्स को चढ़ कर के आप मंदिर में जाते हो और फिर मंदिर में उस मूर्ति की परिक्रमा करना। ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, जो इसमें वो आपको कहेंगे कि पेशेंट को आप छोड़ दीजिए, पेशेंट को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने आप उस रेलिंग के सहारे पूरा जोर लगा करके चले। इतनी अगर मेहनत वो पेशेंट अपने घर में कर ले तो भी ठीक हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वहाँ देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनकी मालिश वगैरह हो रही है। अगर मालिश वगैरह ही कर रहे हैं, जो कि आयुर्वेद में भी कई बार उनको स्पेसिफिकली कुछ तेल वगैरह बताए जाते हैं कि इन तेलों की मालिश वगैरह करो आपका हो जाएगा, वो चीज़ हम घर में कर सकते हैं।
मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने सुना तो बहुत है बुटाटी धाम के विषय में, लेकिन आज तक मेरा परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं हुआ जो ये कहे कि भाई मैं ठीक हुआ हूँ पूरी तरीके से वहाँ जा कर के, या मेरा कोई परिचित हुआ है। वहाँ पे जो कहा गया है कि वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि व्यवस्था नहीं है। उनकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है और निःशुल्क है। मतलब आप एक नॉमिनल डिपॉजिट करा के वहाँ पे आपको मैट्रेसेस मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, आप अपना बनाओ, खाओ, रहो, और आप जब आते हो तो आपका वो पैसा रिफ़ंड हो जाता है। वो भी बड़ा नॉमिनल सा है, 100-50 रुपये कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रही। अब क्यों नहीं रही इस विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगाइए, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ आपको कोई ये कह दे कि वहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है और रहना खाना सब कुछ फ्री है, तो सोचिए किस हद तक भीड़ जाती है। एक पेशेंट है, उसके साथ में 7-7, 8-8 जने चले जाते हैं और वो वहाँ जाके रह रहे हैं। कोई 10 दिन रह रहा है, कोई 20 दिन रह रहा है, कोई महीने से बैठा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पे अव्यवस्था होनी ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि आप सोचिए जहाँ घर में अगर 10 जने इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, सैकड़ों में हैं लोग। अब वो बेचारे अपनी तरफ से तो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब इतने लोग हैं, वो लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अब सारे दिन बैठे बैठे करेंगे क्या? सोचने की बात है। जो पेशेंट है उसके अलावा जो उसके अटेंडेंट हैं 2, 3, 4, वो क्या करेंगे? वो टाइम पे नहाएंगे, धोएंगे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे गप्पे लगाए, तो वो जो सारे दिन वहाँ पे नहाने धोने का जो कार्यक्रम चलता रहता है, उसकी वजह से वहाँ पे इतनी मक्खियाँ भिन आ रही थी। मैं माफ़ी चाहूँगी ये बताते हुए, और एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं लोग थोड़े भ्रमित भी हैं, क्योंकि वहाँ जब हम सुनते हैं कि वहाँ जा कर के वहाँ जाने मात्र से ठीक हो जाते हैं। फिर वहाँ मैं गई तो मुझे कहा गया कि आप सुबह शाम दोनों टाइम की आरती में पेशेंट को लेके आओ और यहाँ पे आरती अटेंड करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अब सुबह शाम की आरती भी मान ली, सुबह की 5 बजे शुरू होती है और शाम वाली भी शायद 6:30-7 बजे, वो अकॉर्डिंग टू सीज़न। गर्मियों में लेट तक चलती है और सर्दियों में थोड़ी जल्दी हो जाती है। फिर सुनने में ये आया कि आप सुनने में ये आया कि आप हर महीने के 11 को भी यहाँ पे धोक लगाइए तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है जी। अब मैं कुल मिला के इतना ही समझी हूँ कि ये जो और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें अक्सर 11 को और इस तरह से अक्सर मेला वगैरह लगता है, भीड़ भाड़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि 11 को वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाएं और एक पूरा जलसा टाइप हो। अब यहाँ पे अगर मैं एक बात मानना, थोड़ा सा मेरा ये विवेक जो है, इसके हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ हद तक तो साइकोलॉजिकल है और काफ़ी हद तक वो फिज़ियोथेरेपी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जिनके भी घर में पेशेंट्स हैं, या हाँ, एक चीज़ और मैंने वहाँ पे सुनी कि पेशेंट को जैसे ही अटैक आता है आप तुरंत लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि किसी भी लकवे के पेशेंट को जब उसको अटैक आता है उसके बाद में एक बार तो ऑल ऑफ अ सडन वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, चाहे हाफ बॉडी में है या फुल बॉडी में है या हाथ में है या पैर में है, व्हाटएवर इट इज़, वो एक सर्टेन टाइम तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन जब रुकता है तो वो हाथ पैर पूरी तरह से काम करने से रह जाता है। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं तो उसमें जैसे ही सर्कुलेशन होता है तो जो हमारे जो हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें थोड़ी ताकत आती है, रिगेन होती हैं और वो फिर से नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगती हैं। आपका मुझे भी नहीं पता क्या कितना आप इस विषय में जानते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मैं ना तो डॉक्टर हूँ और ना मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा मौका ऐसा पड़ा है कि मुझे 2 हार्ट पेशेंट्स और साथ ही साथ में वो पैरालिसिस के पेशेंट्स भी रहे हैं। मेरे पेरेंट्स से मतलब मेरे फादर से और मेरी मदर से। मेरे फादर जो थे उनको पैरालिसिस के 8 अटैक आ चुके थे और वो बाद में
एट लास्ट हार्ट अटैक से वो गुजरे। तो वो जो उनके जो हार्ट अटैक के फर्स्ट अटैक और थर्ड अटैक के बीच में जो था पीरियड, उस दौरान उनको 8 पैरालिसिस के अटैक आ चुके थे। अब वो 8 जो थे वो सारे ही माइनर अटैक्स थे, लेकिन जितने भी हुए उस दौरान उनका जो ट्रीटमेंट था, उनकी जो देखभाल थी, वो सब मेरे सामने हुई है, इसलिए मुझे उस विषय में पता है। ऐसे ही मेरी मदर को 3 पैरालिसिस के अटैक आ चुके हैं। अब इस सारे चीज़ में जब उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उनका सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के दौरान डॉक्टर्स से मिलना हुआ, डॉक्टर्स से इस बीमारी के बारे में जानने का मौका मिला। इसे भाग्य तो नहीं कहूँगी, मैं दुर्भाग्य ही कहूँगी। तो इसमें मुझे कहीं ना कोई इस बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ जानने का अवसर मिला। तो मैंने जो जाना उसके अनुसार ये है कि जब पेशेंट को अटैक आता है तो उसकी मांसपेशियां एकदम से शिथिल हो जाती हैं, एकदम से उनमें जान नहीं रहती है, वो मजबूत नहीं रहती हैं। तो पेशेंट अपने आप को निढाल समझता है। लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और मांसपेशियों में भी थोड़ी सी ताकत आती है, तो आप ये महसूस करेंगे कि पेशेंट का वेरी फर्स्ट डे की जो कंडीशन थी उसमें और सेकेंड और थर्ड डे स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है। और आप देखेंगे 5-10 दिन में उसमें आपको 50% इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो इसमें मुझे कोई चमत्कार नहीं नज़र आ रहा है, ये सभी के साथ होता है। अनलेस कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक आ गया है और बड़ा क्लॉट है आपके ब्रेन में और जिसकी वजह से रिकवरी होने की चांसेस नील हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर क्लॉट छोटा है तो एक बार पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, लेकिन उसमें फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरी चीज़ आती है फिजियोथेरेपी। आप एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो मनोबल है, विल पावर है, वो बहुत ही वीक हो जाता है। वो पूरे डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो कोऑपरेट नहीं करते। और कोऑपरेट नहीं करते उसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता। लेकिन आप जब कहोगे कि वहाँ पे जाते ही ठीक हो जाते हैं, तो पेशेंट का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और उसको लगता है कि हाँ वहाँ पहुँचते ही तो वो मरे पड़े वहाँ पहुँचता है। और वहाँ पे भी वही है कि आप स्टेज पे खुद ही चढ़ो, पेशेंट को मोटिवेट करो। वो पेशेंट जितनी मेहनत वहाँ करता है उतनी अगर वो घर पे कर लेना तो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं पे ही वाइंड अप करूँगी। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, मेरा मकसद यहाँ पे किसी को डिफेम करना नहीं है। मैं सिर्फ वास्तविकता, वो जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक दे के जाना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को। और जल्दी ही ऐसे ही एक वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।